So the first doubt in question number E I can say is number 6. So what is the question? Everyone note down. In an examination hall, there are 4 rows of chairs. 4 rows लगाए हुए जिनमें chairs arranged है. Each row has 8 chairs, one behind the other. मतलब कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है. देखने एक बार, एक पर्टिकुलर क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में 4 रोज है. देयर आर हाउ मेनी रोज? 4 रोज. रो 1, रो 2, रो 3 and we have the 4th row. So there are total 4 rows in an examination hall. अब देखो ये 4 रोज में अरेंजमेंट जो है, ईच रो में 8 चेयर्स का अरेंजमेंट है. मतलब एक रो में कितना चेयर्स है बताओ तुम? देयर आर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 चेयर्स. मतलब इस तरह से हर एक रोज में टोटल 8 चेयर्स है. मतलब अगर हर रोज में 8 चेयर्स है, इसका मतलब हर रोज में 8 स्टूडेंट्स बैठाया जा सकता है. अब देखो आगे क्या बोला, ध्यान देने का. अब मुझे इन अरेंजमेंट्स, इन चेयर्स पे मुझे बैठाना है. देखो क्या, 2 क्लासेस को बैठाना है. कौन से 2 क्लासेस को? I mean, let's name any 2 classes. Let's say 11 and 12. There are 2 classes appearing for the examination with 16 students in each class. तो मान लो एक स्कूल है जिसके अंदर 11 और 12 का ये एग्जामिनेशन हॉल अलग से बनाया गया है. एक क्लास में 16 स्टूडेंट्स है. ईच क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? 16. तो एकदम बहुत बढ़िया. यहाँ पे अगर देखो तो चेयर और स्टूडेंट का जो रेशियो है एकदम बराबर है. जितने चेयर्स है उतने स्टूडेंट्स है. 32 स्टूडेंट्स बैठाने हैं रूम में और 32 चेयर्स भी है यहाँ पे. तो बहुत बढ़िया है. देखो बैठाना कैसे. इनका इंस्ट्रक्शन ये है कि इट इज डिजायर्ड दैट इन ईच रो ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू द सेम क्लास. इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है कि एक रो में मुझे जो बैठाना है, अरेंजमेंट जो करना है, वो एक क्लास के ही बच्चे होने चाहिए. मतलब ऐसा कि अगर मैं मान लो यहाँ पे 11 को बैठा रहा हूँ तो हर 8 सीट्स पे 11 के स्टूडेंट्स ही बैठने चाहिए. ऐसा नहीं कि यहाँ पे 12 के भी स्टूडेंट्स बैठेंगे. ऑलराइट, तो ये तो एक फिक्स हो गया कि मतलब एक रो में एक ही क्लास के बच्चे बैठेंगे. मतलब जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे, है कि नहीं. अब देखो आगे. एंड दैट नो टू एडजेसेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? जैसे कि ये एडजेसेंट, ये दोनों हो गया एडजेसेंट. मतलब नो टू एडजेसेंट rows are allotted to the same class. मतलब कुछ ऐसा तरह का है. देखो एक बार 11 12 11 12 या फिर 12 11 12 11. Are you getting my point everyone? ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 11 12 11 12 मतलब यही होगा, क्योंकि ये बोला है कि 2 एडजेसेंट रोज में एक क्लास के बच्चे नहीं बैठेंगे. मतलब 11 यहाँ बैठेंगे तो उसके जस्ट बाद वाले रो में कौन बैठेंगे? इसके बाद फिर कौन? ये तरह का हमको अरेंजमेंट को फॉलो करना. एंड वाइस वर्सा. मतलब 12 11 12 11. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट. उसके बाद लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज दीस 32 स्टूडेंट्स बी सीटेड. तो कंडीशन समझ में आ गया. अब हम लोग सम पे फोकस करते हैं. मतलब हमको सिटिंग प्लान पता चल गया. अब हम ये कितने तरीके से कर सकते हैं वो हमको निकाल के देना है. ठीक है, ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं ध्यान दें. नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन when 11 will be sitting in first row, 12 will be sitting in second row, 11 and then 12. And there will be a second situation when, or मतलब या तो ये वाले अरेंजमेंट पॉसिबल हो पाएगा जो इन लोगों ने कहा है, या फिर ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है 12 11 12 11. दिमाग में सब कुछ फिक्स हुआ. अब देखो मतलब ये बोल दिया गया है कि 11 यहां बैठेंगे तो 12 यहां, 11 यहां बैठेंगे तो 12 यहां. फिक्स नहीं है. ऐसा भी हो सकता है कि 12 11 12 11. अब मान के चलते ये वाला केस. अगर मैं इस केस को फॉलो करूं तो मेरे पास 11 के कितने बच्चे हैं बताओ तो? टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? और हमारे पास चेयर्स कितने हैं बताओ तो? कितने चेयर्स हैं दिखाओ, मुझे बता के बताओ. कितने चेयर्स हैं 11 के लिए? 11 के लिए 16. मैं किसको बिठाना चाह रहा हूं पहले? क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बोला गया है कि 11 को मुझे रो 1 और रो 3 पे बिठाना है. तो मैं अभी फोकस ये कर रहा हूं कि रो 1 और रो 3 के सीट्स को 11 के बच्चों से कितने वे से मैं ऑक्यूपाई करवा सकता हूं. समझ में मेरी बात? मतलब मैं ये सोच रहा हूं अभी मैं ये सोच रहा हूं, ये नहीं, अभी मैं ये सोच रहा हूं कि ये 11 के बच्चों को रो 1 और रो 3 पे अगर हम बिठाते हैं तो कितने पॉसिबल वे से हम ये काम कर सकते हैं. तो यहाँ पे 8 सीट्स है, यहाँ पे भी 8 सीट्स है. तो 8 और 8 मिला के कितना सीट्स हो गया?
16 सीट्स पे 16 स्टूडेंट्स को कितने वे से बिठा सकते हैं? कितने वे से बिठा सकते हैं? 16 p 16 ways. All right everyone, which is 16 factorial. ठीक है, which is equal to 16 factorial. अब आगे देखो, क्या मुझे इन दोनों के प्लेस, इन दोनों को ऑक्यूपाई करवा के बिठा करके क्या ये खाली छोड़ना है? मतलब क्या करना है? एंड, ध्यान देना, एंड मतलब मुझे बाकी इन दोनों रोज को भी मुझे फिल करना है. एंड रो मतलब इनटू, मतलब मुझे बाकी दो रोज को भी फिल करना है. किन दो रोज को फिल करना है? रो 2 को और रो 4 को. अब रो 2 में कितने चेयर्स है? रो 4 में कितने चेयर्स है? कितने स्टूडेंट्स है जिनपे मुझे, मैं अब जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ वहां कौन बैठेंगे? 12 के बच्चे कितने हैं? चेयर्स कितने हैं? 16, और बच्चे भी 16 है. तो इन 16 चेयर्स पे, आई मीन इन दिस 16 chairs, the remaining 16 students can be seated in how many possible ways? And this both, I mean all the four things can be simultaneously done. That means arrangements of these 4 rows can be simultaneously made in how many possible ways? 16 factorial into 16 factorial. I hope it is clear. और या तो फिर ये हो सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है, और मतलब या तो ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है. मतलब ये कैसे होगा, ध्यान देना. अब हम इस पे फोकस करेंगे कि अगर मान लो मैं रो 1 को और रो 3 को मैं अगर 12 के बच्चे से मैं अगर फिल करता हूं, बैठाता हूं इन जगह पे, रोज पे, तो हमारे पास टोटल कितने रोज, इन रोज में देखो ध्यान से, इसको फोकस करना, इसको नहीं. इन रोज पे हमारे पास 12 के सीट्स कितने हैं? 12 के लिए 16 सीट्स पे 16 स्टूडेंट्स को कितने वे से बैठा सकते हैं? 16 पे 16 वेज. एंड क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे 12 के बच्चों को बैठा के 11 के बच्चों को छोड़ नहीं देना है. 12 के बच्चों को बैठाना है, और ये सिटिंग प्लान मुझे 11 के बच्चे और 12 के बच्चे दोनों के लिए मुझे करना है. माय प्लानिंग इज फॉर 11 एंड 12 बोथ, कि अगर 11 एंड 12 वो बोथ अगर इन 4 रोज पे बैठाते हैं, कंडीशन जो बुक है वो ध्यान रखते हुए, तो ये कितने तरीके से हम ये काम कर सकते हैं. अब हम सोच रहे हैं ऐसा वाला सिचुएशन के लिए सोच रहे हैं. तो रो 1 और रो 3 पे 16 चेयर्स है और बच्चे भी 16 है. So 16 seats can be occupied with 16 students in how many possible ways? 16. And then again remaining 11 के लिए जो seats बचा है रो 2 के और रो 4 पे, तो रो 2 और रो 4 पे, रो 2 एंड रो 4 पे कितने seats है बताओ? 16. और जो remaining बचे हैं मतलब 11 के लिए, तो 16 पे 16. तो ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं? It is 16 factorial का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, प्लस 16 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, और ये दोनों चीज को हम ऐड करें तो 2 into 16 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर. ठीक है ना? क्लियर हुआ अभी ये बात? अब जो है ये चीज हम ऐसे भी सोच सकते थे कि हम, मतलब कहने का मतलब है कि ये तो दो ही तरीके से हो सकता है ना, ये या तो ऐसे या तो ऐसे. हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोग को 2 अलग अलग केस करके बताऊं जो तुमको समझ में अच्छे से आएगा. अब तुम लोग अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी डाउट है. यस, नाउ यू मे आस्क योर डाउट्स. टेल मी. एनीवन? सर हम लोग स्टार्टिंग में वो +2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, +2 फैक्टोरियल दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स, मतलब ये सेम चीज 2 बार है तो 2 टाइम्स, दैट्स ऑल. सो लाइक इफ यू आर पॉसिबिलिटी से 2 बार चेंज हो सकते हो आपके कैरेक्टर, तो हम लोग 2 भी ले सकते हैं. अच्छा, एक ही बात है, 2 मतलब 2 फैक्टोरियल, या डायरेक्ट 2 लिख दो सीधा सा. ठीक है, सबको समझ में आई ये बात? क्लियर है? तो अब देखो उसके बाद नेक्स्ट डाउट, पहले कॉपी कर लो. अब तुम लोग स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा होगा कि स्टेटमेंट क्या लिखना है. स्टेटमेंट कोई ज्यादा बहुत चिंता वाली बात नहीं है. यहाँ पे तुम ऐसा एक फिगर बना दो, नंबर ऑफ वेज ऑफ दिस टू हैपन दिस वेज, नंबर ऑफ वेज फॉर दिस टू हैपन इज दिस वेज, टोटल पॉसिबल वेज इज एट बोथ द केसेस. स्टेटमेंट कोई बड़ा बात नहीं. लॉजिक अगर तुमको आता है तो बस डायग्राम चलेगा, एक्सप्लेनेशन. Now see, principal wants to arrange. I repeat once again, we are doing some number. We are doing some number 10. The principal wants to arrange 5 students on the platform such that boy Salim occupies the second position and such that the girl Sita is always adjacent to the girl Rita. How many such arrangements are possible? I mean, are possible नहीं होगा, are possible. Okay, ये क्वेश्चन है. तो ध्यान देना एक बार, मतलब 5 स्टूडेंट्स को मुझे अरेंज करना है एक प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, एक रोज पे एक प्लेटफॉर्म है, उस पे रोज मतलब एक रो का एक प्लेटफॉर्म है, और वहां पे अरेंजमेंट करना है 5 स्टूडेंट्स को. तो 5 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है, मतलब हमको 5 सीट्स चाहिए टोटल.
मतलब ये जो 5 सीट्स दिख रहे हैं ना, ये 5 सीट्स में मुझे 5 बच्चों को खड़ा करना है इन सच अ वे दैट द बॉय सलीम ऑक्यूपाइज द, किसका पोजीशन फिक्स है बताओ? सलीम। मतलब ये वाले जगह पे जो आएगा उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले, मतलब वहां पे कोई परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, अपने डे टू डे लाइफ में बोलते कि नहीं, कुछ सामान खरीदने जाना है, अच्छा चलो इतने में खरीद लेना, कुछ भी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन लगा के, कुछ मतलब दिमाग लगा के इधर का उधर करके, मतलब कुछ इधर थोड़ा सा कटौती करके उसमें लगा दिया और करके जो भी मेरे को करना चाहिए वो हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे सलीम के लिए जो है कुछ परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस वाला बात ही नहीं है। यहाँ पे सलीम के लिए बोल दिया क्या कि फिक्स, प्रिंसिपल ने कह दिया है कि सलीम को सेकंड पोजीशन पे ही खड़ा करना है। तो ये जगह को फिल करने का हमारे पास कितने पॉसिबल वेज है? इसके बाद भी क्या मुझे बाकी जगह को अरेंज करना है क्या, प्लेसेस को फिल करना है क्या? हाँ, मतलब बाकी को भी फिल करना है, इसको भी फिल करना है एंड इसको भी फिल करना है एंड इसको भी फिल करना है। ठीक है, मतलब एंड रूल आ रहा है, मतलब क्या लगाना है बीच में? इनटू लगाना है, इस बात को ध्यान रखना है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नाउ द सेकंड पार्ट इज एंड सच दैट द गर्ल सीता एंड इज ऑलवेज एडजेसेंट टू गर्ल रीता। मतलब सीता और रीता एडजेसेंट मतलब क्या है बताओ तो इसको? मतलब सीता और रीता मतलब इस तरह से, या तो रीता और सीता इस तरह से, समझ में? मतलब बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट इन लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया है। सीता एंड रीता आर ऑलवेज टुगेदर इन शॉर्ट। एडजेसेंट कब होंगे वो लोग? जब दे आर ऑलवेज टुगेदर। तो टुगेदर होने के लिए रीता एंड सीता जो है ना वन पोजीशन पे कभी नहीं आएंगे वो, क्योंकि सलीम का पोजीशन फिक्स है। तो सीता एंड रीता क्या हो सकते हैं बताओ तो? सीता रीता, ठीक है, या फिर रीता सीता। सीता रीता, रीता ये हो गया दो तरीका, तो ये दो तरीका हो गया, तो फिर रीता और सीता के लिए कितना तरीका हो गया? वापस वही दो तरीका, मतलब आर एस फिर आर एस, मतलब ये कितना हो गया टोटल? 4 वेज हो गए। मतलब रीता और सीता को अगर हम एक साथ बैठाएंगे तभी जाकर के वो लोग, ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या कि रीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू द गर्ल सिस्टर। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड सच दैट गर्ल सीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू गर्ल रीता। ठीक है ना? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए हमारे पास टोटल कितना अरेंजमेंट्स है? 4। तो ये जगह हो गया 1, ये 3 में से 2 जगह फिल होगा रीता और सीता से कितने वे से? 4 वे से हो गया ना, 4 वे इनटू 4 वेज। अब एक बात बताओ मुझे, कितने अभी भी, मतलब मैंने सलीम को अरेंज कर दिया, रीता को अरेंज कर दिया, सीता को अरेंज कर दिया, मतलब 5 में से कितना पोजीशन फिल हो चुका है? कितना बचा है? 2 जगह पे रिमेनिंग 2 लोग जो भी है उनको कितने में से हम अरेंज करेंगे? 2p2। सो आंसर कितना हो जाएगा? 4 into 2 factorial, that is 8. What is the total number of ways of doing this? It is 8 ways. I hope you got my point everyone. सबको को ये बात क्लियर हुआ कि अगर मान लो मैं रीता और सीता, मतलब गर्ल रीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू सीता या सीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू रीता, इन सेम थिंग है कि नहीं? बात बराबर है, दोनों एक ही चीज है। मतलब इन शॉर्ट सीता एंड रीता टुगेदर। तो टुगेदर होने के लिए सीता रीता अभी जहां पे है उससे कितना और पोजीशन राइट शिफ्ट होगा? 1। मतलब सीता एंड रीता को पोजीशन करने का, मतलब अरेंज करने का हमारे पास ये 2 और ये बाकी 2, मतलब 4। और फिर जो रिमेनिंग 2 प्लेसेस है उनपे 2 लोगों को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। क्लियर? सो दिस इज नंबर 6 and 10. Now let's move to number 12. Any doubt anyone? किसी को कोई डाउट है किसी तरह का? Now question number 12 देखना है। When a group photograph is taken, all the 7 teachers should be in the first row, all 20 students should be in second row. अब आगे बहुत सारा कंडीशंस इसमें दिया हुआ है, if then else. Now see, पहले हम एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का देखते हैं कि इसमें कितने रोज है पहले। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 में कितने रोज है बताओ तो? क्वेश्चन नंबर 12 में जो मुझे अरेंजमेंट्स करना है, यहाँ पे कितने रोज है? 2। पहला रो किसके लिए बताओ तो? टीचर्स के लिए। ठीक है, 7 रोज है और ये टीचर के लिए, सॉरी फर्स्ट रो है और ये टीचर्स के लिए। अब आगे देखना एक बार, सेकेंड रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे खड़े होंगे? सेकेंड रो में 20 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। पार्ट 2, लेट्स रो 2। रो 2 स्टूडेंट्स का है और रो 1 टीचर्स का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
if the two corners of the second row are reserved for the two tallest students, मतलब जो सेकंड रो का जो एक्सट्रीम कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स मतलब ये वाला, ये पता है किसके लिए फिक्स कर दिया गया, किस दो बच्चे के लिए फिक्स कर दिया गया, जो सबसे टॉलेस्ट है उनके लिए फिक्स कर दिया गया। तो मान लो वो टॉलेस्ट स्टूडेंट जो है वो T1 है एंड T2 है, उनका मैंने नाम दे दिया T1 T2। लेकिन क्या ऐसा बोला है कि इन दोनों में मुझे कुछ फिक्स करना है, T1 को यहाँ T2 पे यहाँ नहीं, हम लोग कोई भी तरीके से इन दोनों को प्लेस कर सकते हैं, मतलब ये दो स्टूडेंट्स को हम कोई भी तरीके से प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो सबसे टॉलेस्ट है इनको मैं ये कॉर्नर्स पे कितने वे से मैनेज कर सकता हूँ, 2p2 वेज है कि नहीं, सीधा दिख भी रहा है T1 T2 T2 T1 है कि नहीं, दिख भी तो रहा है T1 T2 एक हो गया और T2 यहाँ पे T1 एक यहाँ पे एक दूसरा हो गया। अब आगे हम और देखते हैं क्या है इसमें। अब देखो और कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि जो सेकंड, अब ठीक है इस रो में स्टूडेंट्स के लिए तो ये हो गया, लेकिन अब जब मैंने टोटल कितने बच्चे थे यहाँ पे 20 में जो टॉलेस्ट है 2 उसको मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचा 18। अब रिमेनिंग प्लेसेस पे हम 18 स्टूडेंट्स को कितने में से बैठाएंगे 18 और किसको बैठाना है टीचर्स को रो 1 पे बैठाना है, कुछ कंडीशंस के ध्यान रखते हुए। क्या कंडीशन है ध्यान रखते हुए देखो, एंड अगर मान लो जो तुम्हारा टीचर का रोज है देखो उसमें क्या रखना है ध्यान, ध्यान देना, एंड इफ द मिडल सीट ऑफ द फ्रंट रो इज रिजर्व फॉर द प्रिंसिपल हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। मतलब ये जो 7 सीट है ना, 7 टीचर्स में एक कौन है प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को यहाँ पे बोला गया कि उसको फिक्स कर देते हैं, प्रिंसिपल के लिए फिक्स कर देते हैं सीट, इस पर प्रिंसिपल ही बैठेगा। इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है, अब हमारे पास सीट कितना बचा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और 3 मिला कितना हो गया 6 सीट्स पे 6 टीचर्स को कितने में से बैठा सकते हैं। सो व्हाट इज आंसर 2 फैक्टोरियल इनटू 18 फैक्टोरियल इनटू 1 इनटू 6 फैक्टोरियल। सो जो आंसर आएगा ये हो गया टोटल पॉसिबल वेज ऑफ दिस एंटायर थिंग टू हैपन। इतने तरीके से ये पूरा जो कंडीशन है कि इस सेकेंड रो पे टॉलेस्ट बॉय यहाँ बैठेगा, रो 1 पे प्रिंसिपल को फिक्स कर दो, बीच में बैठा दो, तो ये सारा चीज कितने वे से हो सकता है, इतने वे से। Now I want your attention here and just see sum number 30. देखो 30 नंबर में क्या बोला है, टेबल है 7 सीट्स, एक टेबल में टोटल 7 सीट्स है, 4 बीइंग ऑन वन साइड होता है ना अटैच टेबल, जैसे कि तुम देखा होगा स्कूल में यूजुअली क्या होता है डेस्क और बेंच जो होता है वो अटैच्ड होता है कि नहीं, इस तरह से कुछ इस तरह का टेबल है जहाँ पे टोटल 7 सीट्स है। कैसे तरह से सीट्स है देखना एक बार, जैसे वो विंडो है, मान लो इस तरफ विंडो है, दिस इज द विंडो साइड, ये हो गया विंडो की तरफ, ठीक है, ये हो गया विंडो की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या है ये क्वेश्चन, 4 being on one side facing the window and 3 on the opposite side, मतलब अरेंजमेंट इस तरह का है, मतलब जो 4 सीट है ना, 4 सीट किसको फेस कर रहे हैं, विंडो की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब जो 4 सीट है 1 2 3 और 4, ये 4 सीट किसको फेस कर रहे हैं, इट इज फेसिंग द साइड ऑफ विंडो, मतलब अगर उस सीट पे कोई बैठे तो उसका फेस किस तरफ होगा, विंडो को दिखता होगा, विंडो की तरफ। और जो दूसरा जो बाकी 3 लोग हैं वो लोग कैसे बैठे, इस तरह से ऑपोजिट साइड, मतलब वो उन लोग फेस करेगा ऑपोजिट साइड ऑफ द विंडो, ऑलराइट। ओके, ये इस तरह का कुछ है। अब देखो आगे क्या लिखा है, नाउ सी इन हाउ मेनी वेज दिस 7 पीपल, 7 लोगों को 7 सीट पे बिठाना है, अगर 7 लोगों को 7 सीट पे बिठाना होता तो यहाँ पे कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दे दिया गया है। क्या कंडीशन है देखो, एक कंडीशन ये है कि इफ 2 पीपल, नंबर वन इफ 2 people x and y must sit on the same side,
उन लोगों ने मन बनाया कि ये 7 सीट है, हम लोग जा रहे 7 सीट है, चलो डिसाइड कर लेते कि हम लोग 2 जन, कौन 2 जन, एक्स और वाई, कहाँ बैठेंगे, सेम साइड, कहीं भी बैठे, विंडो को फेस तरफ करके बैठे या हम लोग ऑपोजिट साइड को फेस करके बैठे, लेकिन हम लोग साथ में बैठेंगे, देखो लिखा हुआ है सिट ऑन द सेम साइड। तो मान लो अगर ऐसा अगर हुआ केस, तो यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकते हैं। एक्स और वाई को अगर माने एक साथ बैठने का, तो अगर एक्स और वाई यहाँ बैठते हैं तो क्या होगा, अगर एक्स और वाई यहाँ बैठते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल कितना सीट्स है, 4 सीट्स पे। देखो ऐसा नहीं बोले हम लोग कि नहीं हम लोग साथ में, मतलब कोई एक साइड बैठेंगे, हम लोग या तो विंडो की तरफ फेस करके करेंगे, तो हम लोग वो 4 सीट पे कहीं भी बैठेंगे, ये नहीं कि वो लोग 4 सीट पे जहां भी बैठेंगे दे विल बी टुगेदर, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया, साइड मेंशन किया वैसे। इस बात को गौर करना, क्या मेंशन किया हुआ बताओ तो, कि एक्स और वाई जहां भी बैठेंगे वो लोग एक ही साइड, मतलब अगर वो विंडो फेसिंग साइड है तो एक्स वाई विंडो फेसिंग साइड दोनों तरफ, दोनों जन साथ में बैठेंगे। अगर वो लोग ऑपोजिट साइड को फेस करेगा तो ये 3 सीट्स पे कहीं भी बैठ जाएगा। उनको ये दिक्कत नहीं है कि हमको दोनों को एक साथ बैठना है, उनको ये चीज का है कि हमको जहां भी बैठना है एक रोज में बैठना है। तो अगर मान लो एक्स वाई यहाँ पे बैठता है, तो 4 जगह पे 2 सीट्स को, 4 सीट्स में से 2 सीट्स कितने में से इन लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं, 4p2 वेज। एंड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि क्या बाकी लोग खड़े रहेंगे क्या, बाकी लोगों को भी तो मुझे अरेंज करना है, क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 7 लोगों को इस 7 सीट्स पे बैठाना है, लेकिन कंडीशन लगा दी है क्या, कि एक्स एंड वाई विल सिट ऑन द सेम साइड। सेम साइड मान लो ये वाला साइड मान लेते हैं, तो ये वाला साइड माना तो 4p2। अब बताओ तो ये 4 में से तो कोई 2 ही सीट ऑक्यूपाई हुआ है ना, तो यहाँ का 2 तो खाली है, कोई भी दो खाली है, और यहाँ का 3, या हम ऐसे मान लेते हैं कि 7 में से अभी तो कोई 2 ही सीट ऑक्यूपाई हुआ है, तो कितना सीट रिमेनिंग है, 5 सीट पे 5 लोग कितने में से बैठ पाएंगे, 5p5। और या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स और वाई यहाँ पे बैठे, ठीक है, जो ऑपोजिट साइड ऑफ विंडो को फेस कर रहा है, मतलब अगर वो लोग यहाँ बैठेंगे तो विंडो के ऑपोजिट साइड को फेस करेंगे। तो बताओ तो ये 3 सीट पे 2 लोगों को हम कितने वे से बिठा सकते हैं, 3p2। ऐसा करने से क्या हो रहा है बताओ तो, पूरा जो 7 है, पूरा 7 का कोई भी 2 सीट फिल यूज हो रहा है। आई रिपीट, पूरा 7 प्लेसेस का कोई 2 प्लेस क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो कितना प्लेसेस वेकेंट है, कितना सीट्स वेकेंट है, दिमाग लगाओ। अगर मान लो ये 3 का कोई 2 सीट ऑक्यूपाई हो गया तो कितना सीट वेकेंट है, कोई एक सीट, और यहाँ का 4 मिला कितना हो गया, 5 सीट्स पे 5 लोगों को कितने में से बिठा सकते। ऑलराइट एवरीवन, now see in this you have one more question, that is number 2, x and y must sit on opposite sides। अब इनमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, झगड़ा हो गया, ये बात चाहते कि नहीं हम एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साइड नहीं बैठेंगे, तो अगर मान लो एक साइड नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, ऑपोजिट साइड। इन लोगों ने ये नहीं बोला कि हमको यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, ऐसे नहीं मेंशन किया। इन लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग 2 जन ऑपोजिट साइड पे बैठेंगे, एक साइड नहीं बैठेंगे, एक तरफ जैसे अभी बैठा। अगर मान लो इस तरह का केस हुआ तो क्या होगा, देखो एक्स यहाँ बैठेगा तो वाई यहाँ पे, या फिर वाई यहाँ बैठेगा एक्स यहाँ पे, ये ना होगा। अब मान लेते पहले ये वाला सिचुएशन, अगर ऐसा हो तो बताओ तो एक्स इस 4 सीट पे कितने में से बैठ सकते हैं, 4p1, 4 सीट, एक ही बात है, एक 4 सीट है, एक लोग है, 4 सीट है, एक आदमी दिख रहा है, एक आदमी 4 सीट को कितने में से ऑक्यूपाई कर सकता है, 4p1 वेज, दैट इज 4 वेज। ये जो दूसरा आदमी इन 3 सीट्स को कितने में से ऑक्यूपाई कर सकता है। अच्छा बताओ तो इन दोनों ने जाके प्लेस फिक्स कर लिया, इन दोनों में इस तरह से कंडीशन था। तो अब बताओ मुझे रिमेनिंग कितने सीट्स बचे, यहाँ का कोई 4 और यहाँ का कोई 2, मिला कितना हो गया, सॉरी यहाँ का 3, सॉरी यहाँ 4 था तो एक ही तो यूज हुआ, सॉरी, तो यहाँ का 3 और यहाँ का कोई 2, मिला कितना हो गया 5 प्लेसेस को 5 लोग कितने में से ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये वो सिचुएशन हो गया जहां पे x यहाँ पे y यहाँ पे बैठेगा। अब हम इमेजिन करते हैं सिचुएशन जहां पे y इस रो में बैठेगा, x सेकंड रो में बैठेगा। अब बताओ मुझे y इस सीट पे कितने में से बैठ सकते हैं, सेम, x इस सीट पे, आदमी सिर्फ बदला, लॉजिक तो वही है यहाँ पे। उसके बाद इनटू, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन में क्या देखो, थर्ड क्वेश्चन में ऐसा है कि 3 पीपल, अब यहाँ पे तीसरा भी जुड़ गया, Z
ये तीनों लोग मस्ट सिट ऑन द साइड फेसिंग द विंडो। तीसरे लोग आए, एक्स और वाई को बोले चलो साथ में बैठते। एक्स वाई और जेड तीनों को क्या बोले, चलो साथ में बैठते। कहाँ बैठेंगे, स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने, क्या कि जो विंडो की तरफ फेस कर रहा है, मतलब 4 सीटर पे। विंडो को कौन सा जगह पे बैठने से विंडो को फेस करेगा, 4 सीटर पे। तो 4 सीटर पे कौन बैठेंगे, फिर बाकी जो जगह बचेगा उसमें बाकी लोग बैठेंगे। तो बाकी जो जगह बचेगा बाकी लोग बैठेंगे, तो तुम लोग आंसर इसका बताओ क्या होगा। 4p3, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों अगर यहाँ पे बैठते हैं तो 3 लोग 4 सीट को कितने में से आई मीन फिर यूज कर सकते हैं, आई मीन अरेंज हो सकते हैं अपने आप से। 4p3 वेज इनटू यहाँ का कोई एक सीट और यहाँ का 3 सीट मिला कितना हो गया, 4 ही सीट ना खाली है, 4 सीट पे रिमेनिंग लोगों को समझ में आया। तो ये था तुम्हारा नंबर 13 ना। 15 और 17 में ज्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट इसको कॉपी कर। सेकंड वाला को ऐसे भी तो कर सकता है। So listen here everyone. There are total 5 children to be arranged in a line such that two of them, Ram and Shyam, are always together. तो यहाँ पे मुझे 5 बच्चे को अरेंज करना है, जिनमें 2 का नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, राम एंड श्याम, और बाकी 3 का नाम नहीं पता। ठीक है, बाकी 3 का नाम नहीं पता। ठीक है, एक बात बताओ, इनको मुझे ऐसे अरेंज करना है एक रो पे कि राम एंड श्याम आर ऑलवेज टुगेदर। So Ram and Shyam are always together means let us consider them as a single entity. So if I consider Ram and Shyam as a single entity, how many things do we have here? 1, 2, 3, 4 things. 4 things can be arranged at 4 places in how many ways? 4. But again we find that there are 2 things. They themselves can, I mean, interchange. मतलब वो लोग अपने आप से, मतलब जैसे राम एंड श्याम है तो श्याम एंड राम हो सकते हैं, लेकिन बाकी कोई उनके बीच में नहीं आ सकते। तो फिर वो 2 लोग आपस में कितने में से अरेंज हो सकते हैं? 2p2. Sir, can we write it as 8p2? 8p2. ये वही एकदम सेम vowels are always together वाला जैसे। इसके बाद नेक्स्ट हो गया 2 of them, Ram and Shyam, are never together. तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया? 5 factorial. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ रो। कितने तरीके से हम 5 लोगों को एक रो पे अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज। उसमें से अगर मैं ये नंबर 1 का आंसर हटा दूं तो जो बाकी जो आंसर बचेगा वो क्या होगा? इट इज ऑल पॉसिबल वेज इन व्हिच राम एंड श्याम आर नेवर टुगेदर। ठीक है, और जो लास्ट अगर देखा जाए जो बुक वाला सम है वो इसी के जैसा है। यहाँ पे नाम दे दिया गया है, वहां पे बुक है। हम लोगों ने सम में किया था जहां भावेश था, यहाँ पे क्या है, राम एंड श्याम है। और लास्ट वाला जो सम है जो डाउट है नंबर 17, उसमें क्या है? In how many ways can 20 books be arranged on a shelf so that particular pair of books shall not come together? तो देखना एक बार 17 नंबर में क्या है? In how many ways 20 books be arranged on a shelf? पहले ये बताओ 20 बुक्स को एक शेल्फ पे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 20 फैक्टोरियल वेज। ऑलराइट, 20 फैक्टोरियल वेज है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन सच दैट अ पर्टिकुलर पेयर, देखो ये नहीं बोल रहा कि कोई भी पेयर, उन लोग एक पेयर दिमाग में रख रहे हैं, वो पेयर शैल नॉट कम टुगेदर। तो मान लो ये 20 बुक्स में इंग्लिश और मान लो मैथ्स, हम लोग इसको चाहते हैं कि ये लोग कभी भी टुगेदर ना अरेंज हो, तो बाकी कितना बुक्स है अभी? 18। अब मान लो ऐसे मान लेते हैं कि इंग्लिश एंड मैथ्स आर ऑलवेज टुगेदर, सो कीपिंग इंग्लिश एंड मैथ्स ऑलवेज टुगेदर means considering English and maths as a single entity, so this becomes 1, ये हो गया 1, और बाकी 18 मिला के कितना हो गया? 19 books can be arranged in the shelf in how many ways? But again English and maths themselves can interchange, मतलब वो लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, तो उनमें आपस में इंटरचेंज होगा कितने वे से? तो टोटल हो गया इतना, और इसमें से अगर मैं माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ वेज इन व्हिच अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ बुक्स आर नेवर टुगेदर। कोई दिक्कत किसी को? तो ये है अपना जो भी अभी तक हम लोगों ने टॉपिक किया है, ये पूरा डाउट क्लियर है यहाँ तक का। आज जो हम लोग सम्स करने वाले हैं अब, द सम्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज बेस्ड ऑन रिपीटेशन। नंबर 14 पे बता दीजिए ना। ओके, एक और डाउट है वो भी देख लेते हैं। ये तो लास्ट ही किया था हम लोगों ने शायद। 14 नहीं है। हां 14 नहीं किया था। नहीं किया। अच्छा नहीं, 5 boys and 3 girls in how many ways can
they stand in a row so that no two girls are together. वही हुआ, no two girls are together. कोई दिक्कत नहीं है, 5 बॉयज को अरेंज कर दो, 5 बॉयज को पहले अरेंज कर दो, बीच में कितना सीट्स बचते हैं, टोटल 6 है, तो 5 फैक्टोरियल into 6 की 3 हो जाएगा। सर मैपिंग का वो 4p वाला कौन सा? सर 50 सो 4 फैक्टोरियल को 1 होना चाहिए। ये वाला, ये क्यों है? नहीं सर, वो पहला वाला मतलब जो एक सम था ना, vowels are always together, तो एकदम वैसे ही ये सम, मतलब राम एंड श्याम are always together, तो राम एंड श्याम है और बाकी 3 का नाम भी दे, चलो ले लेते हैं, ए है, बी है, सी और डी, चलो ए बी सी, 5 लोग हैं, राम एंड श्याम are always together. Always together means let us consider Ram and Shyam as a single entity. अगर इसको मैंने एक मान लिया, या ऐसे सोचो राम एंड श्याम को टाई कर दिया, मान लिया, कितने हैं यहाँ पे चीज? 1 2 3 और 4 चीजों को कितने वैसे अरेंज कर सकते हैं? 4 नहीं 4p4 फैक्टोरियल बोलो या तो 4p4, ठीक है। एंड राम एंड श्याम आपस में इमेजिन करो, वो आपस में कितने वैसे एलिमेंट्स को बाउंड कर, ऐसा तो नहीं बोला कि राम पहले आएगा श्याम बाद में आएगा, राम एंड श्याम दोनों तो आपस में इंटरचेंज कर ही सकते हैं ना, जहां भी जो भी अरेंजमेंट होगा। Now, I just want your attention in. So everyone just look here. तो एक बार बस देखना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। मैंने तुमको क्या बोला देखना एक बार, मेरा तुमसे ये क्वेश्चन है कि 5 लेटर्ड वर्ड है, ठीक है, 5 लेटर्ड वर्ड से कितने सारे टोटल वर्ड्स फॉर्म कर सकते हो? प्लीज एवरीवन रिप्लाई। आई होप एवरीवन इज क्लियर टू दिस, क्लियर रिगार्डिंग दिस, कि टोटल अगर मान लो 5 लेटर्स है, सुनना बात ध्यान से, पहले कॉपी मत करो। अगर मान लो मैंने तुमको ओरली ये पूछा कि टोटल 5 लेटर्ड वर्ड से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, तो सबका आंसर एक बार में क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब मैंने बोला कि वो वर्ड क्या था, सुनो तुम्हारा आंसर क्या था? 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब मैंने बोला कि वो वर्ड जो 5 लेटर्ड वर्ड था, अब तुम सोच पाओगे कि मैंने आंसर कैसे दे दिया 5 फैक्टोरियल, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, कितने सारे वर्ड्स फॉर्म होगा यहाँ से? एक बात बताओ मुझे, 5 फैक्टोरियल आंसर तुमने किस बेसिस पे बोला? ये सोच के कि 5 लेटर्स डिफरेंट है, लेकिन अब जब मैंने लिख दिया तो तुमको लगा कि ये तो एक ही आंसर होगा। तो एक बात बताओ, तो इसका आंसर 1 लाने के लिए मैं इसको क्या चीज से डिवाइड करूं? क्या चीज से डिवाइड करूं? दिमाग लगाओ। अगर मान लो 5 है, 5 को क्या चीज से डिवाइड करने से 1 आएगा? 5। तो 5 फैक्टोरियल को क्या चीज से डिवाइड करने से 1 आएगा? वह यहाँ पे मतलब तुम क्या किया था पहले जब मैंने तुमसे ये पूछा कि 5 लेटर्स को कितने पॉसिबल वे से अरेंज करके कितने वर्ड्स बनाया जा सकता है, तो तुमने आंसर दिया 5 फैक्टोरियल, दैट वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब मैंने लिखा तब तुमको प्रॉब्लम हुआ, तब तुमको देखा ये 5 फैक्टोरियल वर्ड्स कैसे हो सकता है, या तो सब एक जैसा ही है। तो अगर मान लो हर एक को अगर हम चेंज भी करें तो मुझे तो मिल तो रहा है एक ही चीज जो मुझे अभी दिख रहा है। तो मैं क्या किया, मैंने कि आंसर 1 जब मुझे पता था तो मैंने क्या किया, अपने आंसर को रेक्टिफाई करने के लिए, सुधार लाने के लिए मैंने क्या किया, उसको ही 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या क्या अब सही हो। अब तुम ऐसे सोचो कि अगर मान लो मैं ये बोलूं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ 5 लेटर्ड वर्ड। नाउ व्हाट इज 5 लेटर्ड वर्ड? आई विल टेल यू। लेट्स से 5 लेटर्ड वर्ड से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म हो सकता है? रिपीट, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड containing 5 letters? So again you are going to answer 5 factorial. But if I ask you that word is apple, जो वर्ड है वो एप्पल है, तो अब तुम यहाँ पे वापस से सोच में पड़ जाएगा कि इसी को तुम एकदम छोटा, मतलब उतना ज्यादा लार्ज स्केल में अपना दिमाग नहीं चला करके तुम अगर ये सोचो कि वर्ड एप्पल में अगर हम इस पी को ही आपस में इंटरचेंज करें तो क्या मुझे नया वर्ड मिल गया? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम उन रिपीटेशन वाले लेटर्स में। प्रॉब्लम क्या है बताओ तो? जहां पे लेटर्स रिपीट कर रहे हैं वहीं पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि अगर मान लो ये 5 लेटर्ड वर्ड से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। लिखा तो पता चला 1, तो क्या चीज से डिवाइड किया बताओ तो तुमने? क्या चीज से? 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। क्या लॉजिक से डिवाइड किया? क्योंकि 5 लेटर्स रिपीट कर रहा था तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। उस हिसाब से अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ क्या चीज से डिवाइड करना चाहिए?
सीधा वही तुमको नया चीज लगा। तो देखो कंसेप्ट का जो फ्लो है वो, अगर तुम्हारा कंसेप्ट बेसिक क्लियर है ना तो तुमको लगेगा कि बस सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, नया कुछ नहीं लगेगा तुमको। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं, रट रहे हो, तो तुमको सब कुछ नया लगेगा नेक्स्ट जो भी तुम सीखो। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बिकॉज व्हाई वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज होता क्या है 5 फैक्टोरियल में, 5 फैक्टोरियल में हो क्या रहा है, हो रहा है कि ये दो लेटर्स का अरेंजमेंट को से जो वर्ड्स नया नया फॉर्म हो रहा है उसको नया माना जा रहा है। क्या बोलेंगे, माना जा सकता है, मतलब वो दो लेटर्स का इंटरचेंज हो के आपस में क्या नया नया वर्ड्स फॉर्म किया जा रहा है? नहीं, डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो दोनों सेम ही है। तो इसलिए मैंने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। नाउ लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल। नाउ लेट मी नॉट कीप इन सरप्राइज टू यू ऑल कि क्या है वो वर्ड, बट मैं वर्ड ही लिख देता हूं। आई थिंक कॉमर्स का स्पेलिंग सही है। अब बताओ एक बार कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कॉमर्स, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हम लोग मैथ्स कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश का ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितने सारे मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है। तो तुम काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद अब ये मत बोलना सर 2m को 1m मान लेते, ऐसा कैसे होगा? अगर 2m को 1m मान लोगे तब फिर वो वर्ड कॉमर्स से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म किया जा रहा है, क्या वो सही है मेरा स्टेटमेंट? तब तो तुम गलत, मतलब मैं तो सही बोल रहा हूं लेकिन तुम वायलेट कर रहे हो। अगर मैं बोलूं तुमको कि कितने सारे वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है वर्ड एप्पल से, तो तुम बोलोगे नहीं सर आप एक काम कीजिए, पी को एक ही मान लेते, तो ये वर्ड एप्पल हुआ ही, ये एप्पल वर्ड है। अगर हम पी को एक बार काउंट ले लेते सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट काउंट दैट अ सिंगल थिंग। जितना लेटर्स है वो मुझे काउंट करना पड़ेगा, लेकिन हम करेंगे क्या? हम जो रिपीट हो रहा है लेटर्स उसका रेपिटेशन का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? बिकॉज उस लेटर्स का जितने भी लाइक लेटर्स हैं, जितने भी सेम तरह के लेटर्स हैं, उनका खुद में इंटरचेंज होने से, खुद में अरेंजमेंट्स होने से नया नया वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्योंकि नया नया वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा तो हमारे लिए कुछ नया चीज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे सी 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और क्या रिपीट कर रहे हैं? ई 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और क्या रिपीट कर रहे हैं? समझ में आया तो? उसमें से क्योंकि ये 8 फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से जाओ, अगर एकदम रूट में जाओ, मल्टीप्लिकेशन रूट के रूट में जाओ, तो मैलेंको वर्ड से कितना वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है? 8 लेटर्स है। इस प्लेस को फिल करने का कितना वेज है? इस प्लेस को 8 कैसे? 7 हुआ कि नहीं? क्योंकि पहला बार 8 ऑप्शंस है, 8 में से कोई एक यूज हुआ यहाँ पे। दूसरा बार में कितना ऑप्शंस है? तीसरा में कितना ऑप्शन है? उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ये होता क्या है? 8 फैक्टोरियल। ये होता क्या है? 8 की 8, है ना? यही तो है ना? तो एक बात बताओ, इसमें हम क्या देख रहे हैं? वही चीज तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे C 2 बार आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो उसका फैक्टोरियल मतलब उसका अरेंजमेंट ही तो सिर्फ हटाना है ना। वो लेटर्स का आपस में अरेंजमेंट वाले पार्ट को ही तो हटाना है, क्योंकि उसको अलग अलग वर्ड्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो लेटर्स आपस में अरेंज होगा, सी आपस में अरेंज होगा जहां भी हो। अभी कॉमर्स दिख रहा है यहाँ पे हो, या COMMECRE हो, उसमें वापस तुम इस 2 को सी को अरेंज कर दो, क्या अलग अलग वर्ड्स मिलेगा तुमको? अभी जो दिख रहा है तुमको इसमें, अगर हम इस सी को इंटरचेंज करें तो क्या अलग अलग वर्ड्स मिलेगा? नहीं। अभी जो तुमको दिख रहा है वहां पे अगर हम इस 2 लेटर्स को इंटरचेंज करें सी को, तो क्या अलग वर्ड्स मिलेगा? नहीं। तो मुझे हटाना क्या है? उस 2 सी का अरेंजमेंट। तो 2 सी को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल वेज, उसको हटा दिए। 2 ई को का फैक्टोरियल से हटा दिया, तो m का अरेंजमेंट्स मतलब फैक्टोरियल को हटा दिया। तो जो आंसर बचेगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड कॉमर्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। Mississippi. So how many letters are there in the word Mississippi? 11. तो 11 फैक्टोरियल। अब मुझे इतना बताना नहीं है कि 11 फैक्टोरियल क्यों, सबका क्लियर है? अब यहाँ पे डिवाइड क्या चीज होगा? तुम लोग I 4 बार into 4 S 4 बार, कोई दिक्कत? अब आई थिंक यू विल बी एबल टू स्टार्ट द सम। तो मैं एक बार कुछ सम्स देता हूं, तुम लोग स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि मुझे एकदम 100% श्योर है कि तुमको बस देखो लॉजिक बस ये लगाना है कि पहले अरेंजमेंट कर दो
और जो बाकी जो सिमिलर दिखता है लेटर्स उतना का फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, बस बाकी एकदम कंसेप्ट सेम है। तो एक काम करो तुम लोग यहां से सम नंबर 2 का पूरा सम कर लो, 6 सम 2 है ना, परम्यूटेशंस वर्ड ही है, जैसे मैलेनकॉफ था ना वहां पे वैसे ही परम्यूटेशंस। जो क्वेश्चन तुम मैलेनकॉफ में देखा था वो क्वेश्चन यहाँ पे है, बस पता है डिफरेंस यहाँ पे क्या है उस समय इस समय यहाँ पे कुछ लेटर्स रिपीट करेंगे, वहां पे लेटर्स रिपीट नहीं करा। तो मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो, रॉन्ग राइट जो भी हो वी विल सी नेक्स्ट, बट अभी पहले खुद से ट्राई करो। Now, so now we'll be doing this sum. Permutations be arranged. Letters of the word permutations be arranged. So what permutations will? So what permutations से अरेंज करके आगे, what permutation से अरेंज करके मुझे डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करना है सच दैट। तो पहले एक काम करते थे, पहले एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि टोटल कितने सारे वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है फ्रॉम द वर्ड परम्यूटेशंस। आंसर क्या होगा 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया 12 फैक्टोरियल। लेकिन मैंने ये सोच के किया कि चलो 12 लेटर्स है तो 12 लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं 12 फैक्टोरियल। और यहाँ पे रिपीटेशन क्या किया तुम लोग टी बस क्या है ओनली टी फैक्टोरियल बस इतना है, तो उससे डिवाइड। अब उसके बाद क्या देखना है एक बार, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म which starts with P and ends with S, starts with P ends with S, याद है ना, इस तरीके से मैंने बताया था start end और फिर बीच में कितना लेटर्स होगा 10 लेटर्स होगा। तो 10 एक 11 और एक 12 पोजीशन चाहिए और 12 लेटर्स है, ठीक है। अब देखो इस जगह को फिल करने का P, इस जगह को फिल करने का, बीच में 10 जगह 10 प्लेस है और 10 लेटर्स भी है। 10 लेटर्स को 10 प्लेसेस पे 10 फैक्टोरियल दैट इज 10 p10 सेम थिंग, ओके। अब देखो उसके बाद इसमें जो है जब मैं 10 फैक्टोरियल कर रहा हूं ना, जब मैं 10 फैक्टोरियल कर रहा हूं उसमें देखो ओवरऑल मत देखो, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है ना, तो एक में तो रिपीट क्या करेगा, ऐसे दिमाग लगाओ तब तुम एक ही चीज है तो उसमें रिपीटेशन क्या देखना है। यहाँ एक चीज एक प्लेस है और एक लोग है, एक प्लेस पे एक लोग को एक ही वे से तो अरेंज कर सकते हैं। रेपिटेशन का बात यहाँ आएगा कि वो 10 चीज जो हम अरेंज कर रहे हैं ना, वो 10 लेटर्स को 10 जगह पे जब हम अरेंज कर रहे हैं तो क्या वहां पे रेपिटेशन है या नहीं। तो बताओ, तो जब मैं 10 चीज को 10 जगह पे अरेंज किया तो 10 फैक्टोरियल मींस उस 10 चीज में कोई रेपिटेशन है क्या चीज। ऑलराइट एवरीवन, क्लियर है सबका। नंबर 2 ना देखो कॉन्फिडेंस आएगा, कहीं रॉन्ग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, vowels are all together। तो एक काम करते हैं सारे vowels को एक एंटिटी मान लेते हैं। तो अगर हम सारे vowels को एक एंटिटी मान ले तो एक काम करते हैं, एक एंटिटी मतलब E हो गया, U हो गया, A हो गया, I हो गया, ये पूरा को एक माना vowels। उसके बाद P R M T T N S। I hope it is okay, yes देख लो। तो ये पूरा को अगर मैंने एक एंटिटी माना एक, क्योंकि ये जहां भी आएगा पूरा साथ में आएगा, बीच में आर एम के बीच में आएगा साथ में, जहां भी रहेगा साथ में रहेगा। तो मतलब पूरा को मैंने टाइप करके एक मान लिया। इसका लॉजिक बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैंने वावल्स जो कराया था मैंने को उस पे अच्छे से बताया। एक हो गया ये 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं। अब जो मैंने इसमें 8 जो जैसे मैंने इसको एक माना है, अब इसके अंदर 7 लेटर्स है और ये 2 है एक, क्योंकि इसको अरेंज नहीं करना है ना मुझे, क्योंकि इसको भी तो मुझे देखना है ना कि ये 2 के बीच में आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजों को 8 फैक्टोरियल में अरेंज करते हैं। अब ध्यान देना, जब तुम लोग रेपिटेशन के लिए देखोगे ना, जब तुम लोग रेपिटेशन ऑफ लेटर्स को देखोगे तो इसके अंदर मत खोजने जाना, क्योंकि इसको तुमने क्या माना है बताओ तो,
ये तो एक है, तो जब एक माना है तुमने तो इसके अंदर रेपिटेशन क्यों खोजोगे तुम? तो ये एक हो गया। क्या ऐसा पूरा कहीं चीज दिख रहा है सेम? मतलब क्या पूरा ऐसा चीज सेम कहीं दिख रहा है? नहीं। पी और कहीं सेम दिख रहा है? आर एम टी दिख रहा है कितना बार? और कुछ और नहीं, मतलब रेपिटेशन वाला पड़ेगा और कुछ। एंड अब जब हम वावल्स को अरेंज करेंगे, क्योंकि ये वावल्स आपस में कितने में से अरेंजमेंट होगा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब देखना पड़ेगा तुमको कि उन वावल्स में कोई लेटर्स रिपीट कर रहे हैं या नहीं। उन वावल्स में कोई लेटर्स रिपीट कर रहे हैं? अगर उनमें कुछ रिपीट करता तो इसके नीचे लिखते। अब ओवरऑल डिवीजन में तुम यहां लिखो या लिखो, बात बराबर है, बट मैं लॉजिक बता रहा हूं, मतलब किसके लिए क्या हो रहा है, क्या जिसके लिए क्या लिखना है वो मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे इनटू 5 फैक्टोरियल, समझ में आया लॉजिक? अब तुम ये बोलोगे कि सर ये बाई होल लिखते तो एक बात बराबर है, लेकिन एक्चुअली द मेन थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल इज कि तुम किस पर्पस के लिए यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डिवाइड करो, मुझे ये समझाना है। Now question number 3, vowels are never together. This is very clear. Minus 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial. Question number 4 now. अगर हम लोग 12 के नीचे 2 ही लगाए तब भी सेम बात होगा, लाइक होल में ले लेंगे तो ठीक ही बात। अब तुम आगे कैलकुलेशन। Vowels are together and consonants are together. 5 into 7 पूरा vowels को एक माना, पूरा consonants को एक माना। 2p2 ये दो चीजें तो कहीं कुछ रेपिटेशन। ये बोलोगे सर इसके अंदर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ये एक और ये एक तो दो ही हुआ ना, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। लेकिन ये एक और ये एक में कुछ रेपिटेशन दिख रहा है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइक कंसीडर दैट दिस इज वन थिंग एंड दिस इज वन थिंग, क्या रिपीट होगा? कुछ रिपीट नहीं होगा, तो 2 फैक्टोरियल हो गया इनटू, इसके बाद इनटू क्या करना है देखो, इस 5 चीज को कितने में से अरेंज करेंगे? अब देखेंगे उसके अंदर रेपिटेशन, इसके अंदर कुछ रेपिटेशन है। सर लॉजिक तुम लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब इसको अरेंज करेंगे हम लोग, इसको कितने वे से अरेंज करेंगे? अब जब 7p7 करेंगे तो उसके अंदर जो लेटर रिपीट करेगा ना उसका अलग रेपिटेशन, उसका अलग फैक्टर। अब तुम बोलोगे सर अब अगर हम होल को 2 से फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, इट्स नॉट रॉन्ग, बट लेटर ऑन यू कैन राइट, but now as you are understanding it is better you write this way so that your understanding is clear कि ये किस पार्ट के लिए डिवाइड हो रहा है, इस पर्टिकुलर चीज का 5-7 चीज का जब हम अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसमें 2 चीज रिपीट कर रहा है, उसके लिए डिवाइड। सर 3 का आंसर मतलब ये यहाँ तक तो समझ में आया? नहीं सर ये वापस एक बार टोटल अरेंजमेंट ये हो गया। हाँ। इसमें से टोटल कितने वेज है जिसमें सारे वावल्स टुगेदर होंगे? इतना फिर नेवर टुगेदर मतलब उसमें कोई भी 2 वावल्स साथ में दिए फिर तो 4 वावल और 1 वावल हो सकता है। ये तो मैंने क्लास में समझाया। 4 वावल एक साथ होगा तो उसमें 2 एक साथ नहीं होंगे। तो तेरा हर वावल के बीच हर वावल कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावल होगा। मतलब वावल्स अगर तुम बोलोगे कि नो 2 वावल्स आर टुगेदर मतलब 3 वावल्स तो साथ में हो सकते हैं, कैसे होगा? 3 वावल साथ में होगा तो 2 वावल साथ में नहीं आ जाएगा। हां समझ में? वो नो 2 वावल्स आर टुगेदर मतलब वावल्स कॉन्सोनेंट्स वावल्स कॉन्सोनेंट्स इस तरह का। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट all t's come together, I mean all t नहीं होगा, all t's मतलब सारे t एक साथ होंगे। कितने में से? 2 तो सारा t को एक मान लो क्योंकि उनको एक साथ रखना है, तो ये पूरा t को एक माना तो कितना हो गया? 11 हुआ ना? क्यों समझ में आया ना तुम लोगों को? हां सर। तो 11 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, समझाओ तो ये क्यों? वो दो t एक ही मतलब उससे तो एक ही अरेंजमेंट होगा, तो तुम ये ना लिख के डायरेक्ट 1 लिख दो, या फिर अगर तुम पूरा एकदम लिखना चाहते हो तो 2 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा पहले फॉर 2 थिंग्स, बट बोथ द थिंग्स आर सिमिलर सो बाय 2 फैक्टोरियल। आई होप समझा सकते हैं। मतलब पहले तुम वो 2 t को एक माना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल। फिर वो 2 t को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? दोनों तो सेम है तो बाय, या तो डायरेक्ट 1 लेना, ठीक है। नेक्स्ट
Now the last question is 4 letters between P and S. There are how many letters between P and S? 4. कोई आंसर बता सकता है? Set 2 factorial into 4 into 6 upon 2. और into 1. 2 factorial into Set 2 into 4 factorial के बीच में 4 होंगे and then 6 और बाकी रहेगा. now मैं तुम लोग से मेरा तुम लोग से एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, होमवर्क है तुम लोग के लिए. मालेनकोव वर्ड का वीडियो पूरा अच्छे से वहां पे लिखा हुआ है. देखो जब तुम वीडियोस देखोगे ना, सेकंड या थर्ड वीडियो मालेनकोव वाला है, उसका लास्ट वाला ये रॉन्ग आंसर जो तुम लोगों को बोला है, सुनना या ध्यान से. उसमें एक क्वेश्चन है, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन M and N. उस लॉजिक को देखना और फिर एक बार ये ट्राई करना. The answer was 7 factorial into 4 factorial into 2 by 2 factorial. ठीक है, उसका आंसर देखना पहले तुम लोग खुद होमवर्क करो, देखो उसमें क्या है. ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा और फिर आंसर एक बार लेके आना क्या है. और तुम लोग का होमवर्क क्या होगा सुनना. लेट मी मेक दिस पॉइंट क्लियर. ये मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, ये तुम लोग का काम है. एक बार वापस से मालेनकोव वाला का जो इसके अंदर एक सम है ना, देखो देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन M and N, तो वो उस चीज को एक बार वीडियो में देखो. सम देखना होता है तब तो वो अभी तुम देख लो, बट तुम उस वीडियो को देखो और फिर सम को करो. और होमवर्क क्या होगा, F का पूरा सम, F पूरा एक्सेप्ट लास्ट 3, लास्ट का 3 छोड़ के, मतलब जेनिथ, रैंडम और अगली. ठीक है, सुनना एक बार ध्यान से, कभी भी क्लास में ये 3 सम छोड़ के और पूरा करके आना. ठीक है, ये तुम लोग का. सो थैंक यू.